और उधर वही ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल जो थे, उन्होंने दलील दी कि ईडी चुनाव से जुड़े डेटा में दखल दे रही है। लेकिन इसी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सवाल खड़ा किया कि जो इस केस को बंगाल का मामला नहीं रहने देता है। कोर्ट ने पूछा कि क्या राजनीतिक गतिविधि के आड़ में किसी केंद्रीय एजेंसी को उसकी कानूनी जांच करने से रोका जा सकता है? और इस सवाल पर भी अदालत ने विस्तृत जवाब मांगा है बंगाल सरकार से। सवाल सिर्फ बंगाल सरकार से नहीं हुई, ईडी से भी सवाल की गई। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ईडी से क्या क्या सवाल हुई है और उन्हें 2 सप्ताह बाद क्या जवाब देना होगा कोर्ट में जाकर। उनसे सबसे पहला जो सवाल हुआ उनके टाइमिंग को लेकर। ये आरोप हमेशा लगता आया और कोर्ट ने ये सवाल पूछा 2024 के बाद ये मामला जब पूरी तरह शांत था तो 2026 के चुनाव से ठीक पहले ये छापेमारी क्यों की गई? ईडी स्पष्ट करे कि इस छापेमारी की अर्जेंसी क्या थी और ये भी बताए कि क्या इस कार्रवाई का कोयला घोटाले से जुड़े और किसी नए और ठोस सबूत से सीधा संबंध था या नहीं। सवाल नंबर 2, आईपीएक जैसे संस्थान जो चुनाव प्रबंधन और रणनीति का काम करते हैं, उनके राजनीतिक और रणनीतिक डेटा की सुरक्षा के लिए ईडी ने क्या कदम उठाए? भ्रष्टाचार की जांच के नाम पर किसी राजनीतिक दल की चुनावी रणनीति में ताक झांक नहीं की जा सकती है। सवाल नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से साफ कहा कि अदालत में यह स्पष्ट कीजिए छापेमारी वाली दिन आईपीएक से क्या क्या जब्त करने की योजना थी और यह भी बताया जाए कि ईडी के पास यह मानने का क्या ठोस आधार था कि वहां महत्वपूर्ण सबूत मौजूद है। सवाल नंबर 4, जब ईडी खुद मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रही है तो उसे यह बताना होगा कि ईडी को पश्चिम बंगाल पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है और किस आधार पर जांच को राज्य से हटाकर केंद्रीय एजेंसियों को देने की मांग की जा रही है। अच्छा, अगर ईडी की कार्रवाई वाकई राजनीति से प्रेरित नहीं थी तो इस मामले में सबसे आसान जवाब ईडी के पास होंगे, क्योंकि जो सवाल ईडी से पूछे गए हैं वो क्लियर सवाल है। ये कि भाई जब पूरे राज्य के पुलिस का मालिक ही आरोपों में घिरा हुआ है तो इससे अच्छा क्या दलील होगा। और जो सवाल है कि रेड की टाइमिंग क्यों थी, अर्जेंसी क्या था और किस आधार पर आगे बढ़ी, अगर ईडी इन सवालों के तथ्यात्मक और दस्तावेजी जवाब अदालत के सामने रख देती है तो तस्वीर का दूसरा पक्ष यानी कि बंगाल सरकार अपने आप सामने आ जाएगा और तब टीएमसी सरकार के लिए स्थिति कहीं ज्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि उन पर लगे आरोप सिर्फ इरादों के नहीं, हस्तक्षेप और प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि डीजीपी राजीव कुमार से क्या सवाल किए गए और उन्हें क्या जवाब देना होगा। डीजीपी राजीव कुमार से पूछा गया कि आप दर्शक क्यों बने रहे जब ईडी का आरोप है कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री जांच में शारीरिक रूप से बाधा डाल रही थी और फाइलें हटाई जा रही थी, तो राज्य के कानून व्यवस्था के सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप वहां कानून का पालन कराने गए थे या कानून को तोड़ने में मदद कर? सवाल नंबर 2, क्या आपने सबूत हटाने में भूमिका निभाई? ईडी ने अदालत में सीधा आरोप लगाया है कि डीजीपी राजीव कुमार ने मुख्यमंत्री को जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत मतलब कि लैपटॉप जो भी था वहां से ले जाने में सुविधा प्रदान की है। तो कोर्ट का सवाल है कि क्या ये आरोप सही है या नहीं, और अगर ये सही है तो फिर एक वर्दीधारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो डीजीपी के रैंक पे, वो किस आधार पर जांच के सबूतों को गायब होने दे सकता है? सवाल नंबर 3, आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? ईडी ने जो अपनी याचिका दायर की है कि राजीव कुमार को तुरंत पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। कोर्ट ने डीजीपी से पूछा कि आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि एक शीर्ष पुलिस अधिकारी अगर खुद जांच के घेरे में हो तो वह जांच को प्रभावित भी कर सकता है। और यहाँ सवाल खड़ा होता है, गंभीर सवाल, अगर डीजीपी मौके पर मौजूद थे तो कानून किसके इशारे पर चुप रहा? एक सवाल है यहाँ और वो जरूर सोचना चाहिए। मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। डीजीपी राजीव कुमार और केंद्रीय एजेंसियों के बीच ये लुका छिपी का खेल नया नहीं है। आपको याद होगा साल 2019 जब इसी तरह कोलकाता की सड़कों पर तमाशा हुआ था, उस वक्त राजीव कुमार पुलिस कमिश्नर थे और सीबीआई जो थी शारदा चिटफंड घोटाले की जांच करने उनके घर पे पहुंची थी। सीबीआई का सीधा आरोप था कि राजीव कुमार ने उस घोटाले की जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कॉल डिटेल्स और पेन ड्राइव के साथ छेड़छाड़ की थी और सबूतों को नष्ट करने की भी कोशिश की। विवाद इतना बढ़ा कि ममता बनर्जी को उनके समर्थन में धरने पर बैठना पड़ गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था उस टाइम भी। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सीबीआई ने 2019 में उन पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया था और आज 2026 में ईडी फिर से उन पर सबूतों की लूट में मदद का आरोप लगा रही है, तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है? सोचिए कि जब एक ही अधिकारी बार बार केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर आता है
और हर बार आरोप सबूतों को लेकर ही होते हैं, तो क्या उनकी प्रोफेशनल न्यूट्रलिटी खत्म नहीं हो जाती है? क्या ममता बनर्जी के पास पूरी बंगाल पुलिस में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर विवाद ना हो? या फिर राजीव कुमार ही वो संकट मोचक हैं जो सरकार के उन राज्य को जानते हैं जिन्हें फाइलों में ही दबे रहना चाहिए? क्या राजीव कुमार के रूप में बंगाल पुलिस को एक नया ऐसा प्रोटेक्टर मिल गया है जो हर बार केंद्रीय जांच के आगे एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है? क्या ये वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं है? सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को गिरफ्तारी से राहत तो दी थी, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग का आदेश भी दिया था। क्या आज ईडी के मामले में फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है? एक और सवाल है, जो ईडी की रेड की टाइमिंग क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ईडी से पूछा है कि जब 2024 के बाद मामला शांत था तो चुनाव से ठीक पहले ही रेड क्यों? क्या ईडी यह बात साबित कर पाएगी कि यह कार्रवाई नियमित जांच का हिस्सा था, न कि राजनीतिक दबाव का? अगर ईडी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई तो क्या इससे विपक्ष को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि केंद्रीय एजेंसियां चुनावी हथियार बन चुकी हैं? और क्या इससे संस्थानों की साख को नुकसान नहीं पहुंचेगा? घटनाक्रम को देखते हुए अभी कई सारे सवाल ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, जो और की जा सकती हैं ये टॉपिक को देखते हुए। खैर, अभी चलते हैं, आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर अब मामला इस मोड़ पर आ चुका है कि जहां सब कुछ जवाबों पर नहीं बल्कि उन जवाबों को किस तरह पेश किया जाता है इस पर निर्भर करेगा। 3 फरवरी को सभी पक्षों से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगे हैं। अगर ये जवाब सीधे, स्पष्ट और तथ्यात्मक रहे तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन अगर जवाब कानूनी शब्दों में उलझाए गए या तकनीकी बारीकियों के पीछे छुपाए गए तो ये भी मुमकिन है कि मामला और आगे खींचा जाए अभी, क्योंकि कई बार अपराध को छुपाने के लिए कानून से ही ऐसे लूप होल्स निकाल लिए जाते हैं। इफ, बट, प्रोटोकॉल, इंटेंशन, है ना, तो वो चीज डिपेंड करता है इस पे। अब एक बात समझना जरूरी है कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया में हमें अदालत की मुहर का इंतजार करना होता है। जब तक कोर्ट कुछ तय ना करे निष्कर्ष निकालना गलत है। लेकिन बड़े मामले में यह भी सच्चाई होती है कि घटनाक्रम देखकर कहानी का मोटा ढांचा आप निकाल सकते हैं, समझ में आने लगता है आपको। और अब तक जो हुआ है, पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं घटी हैं, अदालत में जो टिप्पणियां आई हैं, उसी नजर से देखा जाए तो ये सब सोचने पर मजबूर करता है। अब अगला निर्णायक पड़ाव 3 फरवरी है, उस दिन बहुत कुछ साफ हो जाएगा। हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी अब तक पहुंचाते रहेंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, यह हमें आगे की वीडियो के लिए हेल्प करेगा। और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।